गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्य खंड में नौका विहार पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन 4 है आपका। लेसन 4 का ये पहला पद्यांश है। देखिए, नौका विहार का मतलब है यहाँ पे कवि नाव से, विहार माने होता है घूमना, यानी कवि यहाँ पर नाव से घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं। गंगा नदी पर रात के समय कवि विहार कर रहे हैं, तो उन्होंने गंगा का विहार करते समय बहुत, यानी जो गंगा की सुंदरता है और चाँद है, सितारे, सब कुछ को ले करके उन्होंने बहुत ही यहाँ पे सुंदर चित्रण किया है कि वहाँ का जो वातावरण है नाव से घूमते समय, उस समय उनको कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, उन्होंने यहाँ पे गंगा को एक बाला का भी रूप दिया है, यानी मानवीकरण कहा जाएगा कि कवि ने यहाँ पे गंगा को एक मानवीकरण का रूप देते हुए कहा, उन्होंने गंगा को एक बाला मान लिया है, बालिका मान लिया है, तपस्विनी बालिका मान लिया है। और क्या कह रहे हैं? शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। कवि कहते हैं शांत यानी गंगा की धारा शांत, स्निग्ध माने चिकनी, ज्योत्सना माने कांतिमान, और उज्ज्वल अपलक यानी बह रही है गंगा, बहुत शांत, बहुत चिकनी, कांतिमान गंगा की धारा बह रही है। और अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक माने बिना पल के झपकाए, अनंत माने होता है आकाश भी कह सकते हैं, और अनंत का मतलब वो भी होता है जहाँ पे धरती और आकाश दोनों एक साथ मिल रहे हो, मिलते हुए दिखाई दे। तो क्या दिखाई देता है? आसमानी तो दिखाई देता है। तो यानी आकाश पर जो तारे, भूतल माने धरती पर, नीरव माने तारे, तो आकाश पर जो तारे हैं वो उसे बिना पल के झपकाए निहार रहे हैं, देख रहे हैं। अपलक माने बिना पल के झपकाए, अनंत माने आकाश, नीरव माने तारे, और भूतल माने धरती पर, यानी धरती पर गंगा है तो गंगा को आकाश पर जो तारे हैं वो बिना पल के झपकाए उसे निहार रहे हैं। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनमंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। देखिए, सैकत सैया माने ऐसा लग रहा है गंगा की धारा जो है, सैकत सैया माने होता है सोने की सेज, जहाँ पर सोया जाता है, सोने की सेज पर, यानी कि समझ लो कि रेत रूपी शैया पर कह सकते हैं। रेत, क्योंकि गंगा के नीचे बालू रहती है, तो कह रहे हैं रेत रूपी सेज पर दुग्ध धवल माने सफ़ेद दूध के समान, दुग्ध माने दूध, धवल माने सफ़ेद, सफ़ेद दूध के समान। तनमंगी गंगा माने होता है दुबली पतली गंगा। ग्रीष्म विरल माने ग्रीष्म ऋतु में, लेटी है श्रांत माने थक करके, क्लांत माने दुखी, जैसे दुखी या शांत, निश्चल मन से, यानी कोई चंचलता नहीं है, लेटी हुई है, थक करके लेट गई है। यानी ऐसा लग रहा है गंगा की धारा अपने बालू रूपी या रेत रूपी सेज के ऊपर अपनी सफ़ेद दूध के समान धारा वाली दुबली पतली गंगा, दुबली पतली इसलिए कहा गया है क्योंकि गर्मी में गंगा का जल सूख जाता है और कम हो जाता है, इसलिए ग्रीष्म विरल लिखा हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में यानी दुबली पतली गंगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मानवीकरण का रूप दिया है, गंगा को एक बाला बताया, इसलिए उसको बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने यहाँ पे पेश किया है कि अपनी रेत रूपी सैया पर सफ़ेद दूध के समान धारा वाली दुबली पतली गंगा ग्रीष्म ऋतु में ऐसा लग रहा है जैसे सिकुड़ करके क्या हो गई है, थक करके, ऐसा लग रहा है बहुत, यानी बहुत गहरी सोच में, या समझ लो थक करके, दुखी होकर के वो निश्चिंत होकर के लेटी हुई है, निश्चल है, यानी कोई चंचलता उसमें नहीं है। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीप्त मृदु कलतल लहरें उन पर कोमल कुंतल। यानी तापस बाला यानी गंगा की धारा उस तपस्वी बाला के समान है। आ गई ना बात, तपस्वी बाला। यहाँ पे कवि कह रहे हैं वो गंगा की धारा उस तपस्वी बाला के समान निर्मल यानी स्वच्छ है, और शशि मुख, और उस पर जो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो कवि को कैसा लग रहा है, जैसे उस तपस्विनी बाला का चंद्रमा रूपी मुख है। और दीप्ति मृदु करतल, और जो करतल यानी मृदु माने कोमल, करतल माने जो लहरें हैं, लहरें उर पर यानी उसके जो लेटी हुई है लहरें उर पर कोमल कुंतल, यानी ऐसा लग रहा है तपस्विनी गंगा का चंद्रमा रूपी मुख है और वो लेटी हुई है अपने मुख पर हाथ रख करके। करतल माने हाथ भी होता है, अपने हाथों को रख करके जैसा लग रहा है लेटी हुई है, और कोमल कोमल लहरें उसके वक्ष स्थल पर लहराते हुए दिख रही हैं। तो वो कैसा लग रहा है कवि को, जैसे उसके हृदय पर लहराते हुए कोमल उसके कुंतल हैं, कुंतल माने बाल, ऐसा लग रहा है जैसे वो तपस्विनी गंगा रूपी जो बाला है बहुत स्वच्छ और साफ दिखाई दे रही है, और उस पर जो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसका चंद्रमा रूपी जो मुख दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि गंगा रूपी जो बाला है वो अपने कोमल हाथों को अपने चेहरों पर रख करके लेटी हुई है, और हृदय पर जो लहरा रही है लहरें,
जो लहरें वहाँ पर उठ रही हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके हृदय पर लहराते हुए उसके कोमल बाल हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। और और ऐसा लग रहा है गोरे गोरे अंगों पर जो लहरें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उस गंगा रूपी बाला के गोरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर लहराता तार तरल सुंदर। तार यानी तारे भी दिखाई दे रहे हैं। तरल है, सुंदर है, पानी है तो तरल इसलिए कहा गया है। चंचल अंचल सा नीलांबर, ऐसा लग रहा है जैसे उस तपस्विनी बाला का चंचल सा कोई आंचल है। नीलांबर माने आकाश रूपी आंचल, ऐसा नीले रंग का कोई आकाश रूपी आंचल है। यानी उसके गोरे गोरे, यानी उसमें क्योंकि आसमान, उसमें तारे, चांद, सारी परछाई दिखाई दे रही है, तो कवि को कैसा लग रहा है तारों को देख करके? ऐसा लग रहा है जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों पर लहराता हुआ सुंदर सुंदर सा, यानी तारों से भरा हुआ कोई नीला सा आकाश रूपी आंचल है। और साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और जो साड़ी की सिकुड़न कैसी लग रही, उन लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शशि की रेशमी विभा, यानी चंद्रमा की रेशमी किरणों से भरी हुई जो मतलब सिमटी है वर्तुल, यानी टेढ़ी मेढ़ी लहरें, यानी जो सिमट करके टेढ़ी मेढ़ी लहरें उठ रही हैं नाव चलने से, नाव के चलने से उसमें अलग अलग तरह की लहरें उठ रही हैं। तो कवि की कल्पनाएं भी अलग अलग तरह से प्रतीत हो रही हैं, वहाँ पर उनके अंदर जाग रही हैं कल्पनाएं। तो कह रही हैं, कवि कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की रेशमी किरणों से भरी हुई जो टेढ़ी मेढ़ी लहरें, कोमल लहरें, मृदुल लहर लिखा है, टेढ़ी मेढ़ी कोमल लहरें चल रही हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है साड़ी की सिकुड़न जैसे उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला की साड़ी की सिकुड़न है। यानी चंद्रमा की रेशमी किरणों से भरी हुई जो टेढ़ी मेढ़ी कोमल सी लहरें चल रही हैं, उन लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस गंगा रूपी बाला की साड़ी की सिकुड़न है। भाई लेटी है, जो साड़ी भी सिकड़ी हुई है उसकी, तो साड़ी की सिकुड़न है जो कि चंद्रमा की रेशमी किरणों से भरी हुई है। देखिए ये खत्म हो गया।